हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलंकार को यहाँ पे बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलंकार को बहुत आसानी से समझेंगे कि किस प्रकार से हम उसको देखते ही तुरंत जो है उसका उत्तर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली दोस्तों हम जो हमारे पास प्रश्न है उसको हम देख के ही इसका उत्तर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अलंकार की ऐसी वीडियो आज हम पहली बार इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार, ठीक है, अलंकार की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है अलंकार? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, वही अलंकार होते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही या तत्वों को ही जो है अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगर हम अलंकार को तोड़ दें, इसका संधि विच्छेद कर दें, तो क्या बनता है? अलम धन कार। क्या बन जाता है दोस्तों? अलम धन कार। अब अलम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आभूषण, ठीक है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है। और कार का मतलब क्या होता है? मतलब कार, ठीक है। अलम का मतलब आभूषण, ठीक है। तो यानी कि काव्य का सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। जिस प्रकार से व्यक्ति शरीर में आभूषण धारण करता है तो उसका शरीर जो है सुसज्जित हो जाता है, उसी प्रकार से अगर काव्य में भी अलंकार को हम यूज करते हैं तो काव्य भी क्या कैसा हो जाता है? उसका भी सौंदर्य बढ़ जाता है, काव्य भी सुसज्जित हो जाता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों अलंकार की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं आगे अलंकार के भेद। ठीक है, अब अलंकार के भेद, कितने भेद है अलंकार के? अलंकार के मुख्यतः मुख्यतः मेनली मेनली जो है दो भेद है, यानी कि टू टाइप्स के अलंकार है। कौन कौन से? अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। देखो, अर्थालंकार जो इसका पहला भेद है अलंकार का, इसमें आता है उपमा अलंकार। ठीक है, अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है, अलंकार के कितने भेद हैं? दो भेद, अर्थालंकार, शब्दालंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत पहला भेद जो है वो है उपमा अलंकार। ये क्या होता है दोस्तों? जब पंक्ति में, ठीक है, जब पंक्ति में, किसी पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति क्या होती है आप जानते हैं, यानी कि लाइन। ठीक है, जब किसी पंक्ति में, पहचान क्या है दोस्तों इसकी? सा से सी, यानी कि सा सी से सरिस, सा सी से सरिस तथा योजक चिन्ह आता है। ठीक है, बोथ कंडीशन से यहाँ पे दोनों जो है कंडीशन दोस्तों आएंगी। ठीक है, बोथ कंडीशन यहाँ पे फॉलो होंगी। सा सी से भी आएगा, सा सी से सरिस भी आएगा, और योजक चिन्ह भी अगर किसी काव्य में या फिर किसी वाक्य में आ जाता है तो वहाँ पे आपको आंख बंद करके उपमा अलंकार कर देना है दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं कहीं तो उसमें आप पहले देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो उपमा अलंकार में क्या है? देखो, जब पंक्ति में सा सी से सरिस आए और साथ ही में योजक चिन्ह भी अगर किसी पंक्ति में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, अब सा, एक तो सा आ गया, ठीक है, मुख यानी कि मुंह कैसा है? चंद्रमा सा सुंदर है, चंद्रमा सा ब्यूटीफुल है मुंह। ठीक है, तो सा आ गया और डैश आ गया, तो दोनों आ रहा है ना, तो दोनों आ रहा है तो इसका मतलब उपमा है। ठीक है, बोथ कंडीशन जहाँ पे आ रही, दोनों कंडीशन यहाँ पे आ रही, एक तो सा भी आ रहा है और डैश भी आ रहा है, तो उपमा अलंकार है। ठीक है, आप देखो आगे, हाथ कमल सा कोमल है। हाथ कैसा है? कमल सा। ठीक है, एक डैश आ गया और सा आ गया। ठीक है, डैश भी है और सा भी है। ठीक है, योजक चिन्ह भी है मतलब, और शा सी से, इसमें से सा भी आ रहा है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उपमा अलंकार कहाँ होता है? अगर पंक्ति में डैश आए अर्थात योजक चिन्ह आए और सा सी से सरिस में से कोई भी एक शब्द आता है तो वहाँ पे उस पंक्ति में उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ लिया है, तो आप इसको आसानी से प्रश्न को देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला भेद जो है इसके अर्थालंकार के अंतर्गत वो है रूपक अलंकार। ये क्या होता है? देखो, जब पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति में क्या है? पहचान क्या है इसकी? कैसे हम इसको पहचान कर सकते हैं इसकी? केवल योजक चिन्ह आए, सा सी से नहीं आए या फिर न आए, नहीं आए, तो कहने का क्या मतलब है? अगर किसी पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आता है, केवल डैश आता है और सा सी से नहीं आता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है, आंख बंद करके। ठीक है, ऊपर क्या पढ़ा हमने उपमा अलंकार में? सासी से प्लस योजक चिन्ह दोनों जब आएंगी तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। केवल
योजक चिन्ह आएगा, केवल योजक चिन्ह आएगा, सासी से नहीं आएगा, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। देखो डैश आ रहा है, सासी से नहीं आ रहा है। अब अगर यहाँ पे क्या बन जाता है, चरण कमल सा। ठीक है, चरण कम डैश चरण कमल सा बंदो हरिराई, या फिर चरण सा कमल बंदो हरिराई, इस टाइप से बन जाता, तो हमें उपमा अलंकार करना पड़ता। अब देखो यहाँ पे डैश आ रहा है, सासी से सरिस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, उपमा रूपक। ठीक है, आगे देखें इसी का दूसरा एग्जाम्पल, मैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, बीच में डैश है, इधर उधर कुछ नहीं है, सासी से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब रूपक है। ठीक है, केवल योजक चिन्ह है ना दोस्तों। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है, यदि पंक्ति में पहचान क्या है, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, ज्यों त्यों, बस याद कर लेना है, रट लेना है, मानो मनु मनहु। ठीक है, कितना आसान है, देखो मानो मनु मनहु, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु। ठीक है, याद हो जाएगा ना, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, ज्यों त्यों, बस इतने ही शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, यदि पंक्ति में मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे नेत्र मानो कमल सा। आप देखो कितना अच्छा, मानो आ गया, सीधे हम उत्प्रेक्षा कर देना है। कौन से अलंकार का भेद, अर्थालंकार का भेद। ठीक है, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु ज्यों त्यों, नेत्र मानो कमल सा, मानो आ गया, सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। आगे देखो, ले चला साथ में तुझे ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक है, ज्यों ज्यों त्यों, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, जैसा तैसा, है ना। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इस टाइप के हमें शब्द मिलते हैं तो सीधे हमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो अलंकार का भेद है अर्थालंकार के अंतर्गत, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ है या फिर कोई बात है, अगर हम उसको बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में उसकी विशेषताओं को एक्सप्लेन करते हैं, उसके गुण को हम एक्सप्लेन करते हैं बड़ा चढ़ाकर, तो वो चीज़ें अतिशयोक्ति कहलाती है। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है, अतिशयोक्ति। अब यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये क्या होता है, देखो जब किसी बात का वर्णन, ठीक है, अभी कहा ना हमने, जब कोई बात है, कोई थिंक है, अगर हम उसका डिस्क्रिप्शन लेंथी रूप में करते हैं, बिल्कुल उसको ऐसा करते हैं कि वो उसका इम्पोर्टेंस अधिक है, या फिर इस टाइप से हम उसकी इम्पोर्टेंस को फुल एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीज़ें अतिशयोक्ति में आती है। ठीक है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होती है। ठीक है, किसी बात का वर्णन अतिशयोक्ति किया जा रहा है, बढ़ावा किया जा रहा है, उसको बड़ा चढ़ा के किया जा रहा है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप देखो, एक मिनट, उस पार। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप देखो क्या यहाँ पे बढ़ाया चढ़ाया गया है। राणा मीन्स महाराणा प्रताप। ठीक है, जिनके घोड़े का नाम चेतक था। राणा मीन्स महाराणा प्रताप, जिनके हाथ में भाला रहता था। ठीक है, घोड़े का नाम चेतक था। अब जैसे ही वहाँ पे थिंक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उतने में ही घोड़ा नाले के पार से ले जा रहा है। अब देखो कितनी अतिशयोक्ति यहाँ पे है ना। उस पार कहाँ, बीच में एक नाला पड़ गया था बहुत बड़ा ना, तो महाराणा प्रताप के घोड़े ने उस नाले को कूदा था। ठीक है, तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अतिशयोक्ति की जा रही है, तो इस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जब किसी अतिशयोक्ति का मतलब आप समझते हैं ना, जब किसी चीज़ को हम बड़ा चढ़ा के उसको एक्सप्लेन करते हैं, वही अतिशयोक्ति है। अब यहाँ पे भी बड़ा चढ़ाकर अगर किया जा रहा है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अभी क्या करें, आगे तो बहुत अपार, मतलब बहुत बड़ी नदी थी, और घोड़ा तब तक उस पार हो गया, है ना। अब यहाँ पे भी अतिशयोक्ति हो रही है, नदी यहाँ पे थी और घोड़ा तब तक क्या हो गया, वहाँ से आगे चले गया। ठीक है, यहाँ पे भी अतिशयोक्ति की जा रही है। अब देखो दोस्तों, इस टाइप से हमने जो अर्थालंकार है उसके जो 4 मुख्य भेद है उनको हमने पढ़ लिए हैं।
उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, यही अलंकार एग्जाम में रिपीट होंगे और पूछे जाएंगे और आपको बेझिझक जो हमने ट्रिक बताई है इसको फॉलो करते हुए इसका आंसर सही से कर लेना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर सही से कर लेना है। आप इन एग्जाम्पल को भी याद रख लीजिए, क्योंकि अगर कोई इन्हीं में से एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट जो है इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों शब्दालंकार के बारे में। आगे हमने अर्थालंकार पढ़ा, अब शब्दालंकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, शब्दालंकार के भेद जो है मुख्य अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार के मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला भेद जो है अनुप्रास अलंकार, ये क्या होता है, वर्ण जब बार बार आए, ठीक है, अर्थात वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास होगा। देखो अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास यानी कि उसका प्रसार हो रहा है, किसका, एक अनु जो आगे लगा है, एक शब्द का अगर बार बार जो है प्रसार हो रहा है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, देखो जैसे चारु चंद की अनु, ठीक है, अनु आगे, ठीक है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। आप देखो चौ चौ चौ, ठीक है, जल ल जल थल, ठीक है, खेल जल थल, खेल जल थल ल मतलब, ठीक है, यहाँ चौ चौ चौ। तो इस प्रकार एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है, बार बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एग्जाम्पल याद रख लेना, ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम में सीधे ये इन्हीं में से एग्जाम्पल तो पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल याद किए हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है ना। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा, मौ मौ मौ, ठीक है, आगे ना मौ, फिर यहाँ पे भी मौ ना, मौ की 5 बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। देखो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, देखो एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर अनुप्रास अलंकार, ठीक याद हो गया है ना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुज, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन है ना। तरनी तनुजा तट तमाल बहुवर छाए तरुवर बहु छाए, ओके। तो तो की आवृत्ति हो रही है अनुप्रास अलंकार है ना। एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार या बार बार जहाँ पे होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और एग्जाम में बिल्कुल राइट आंसर चूज करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। अब यहाँ पे मेन जो पार्ट है वो इसको तुम्हें अंडरलाइन कर देना है आपको। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसकी भी आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, लेकिन किसकी, शब्द की, यहाँ वर्ण की, यहाँ शब्द की। यमक, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घटा यानी कि क्या है, काली घटा, बादलों की घटा, ठीक है, काली घटा बादलों की घटा, ठीक है, का घमंड घटा, घटा का मतलब यहाँ पे क्या होना, डिक्रीज होना, कम होना। काली घटा बादलों की घटा और यहाँ पे घटा का मतलब डिक्रीज होना, समझ रहे हो, कम होना, लेस होना है ना, डिक्रीज हो जाना, यहाँ पे कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा यमक, काली घटा का घमंड घटा यमक। ठीक है, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार और उसका अर्थ सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, समझ रहे हो। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खारे खाई बोरात नर या बोराए, ठीक है, या खाई बोरात नर या बोराए, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला। और तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाई, कितनी बार एग्जाम पूछे गए, वो अनुप्रास का है, ये यमक का है, कंफ्यूज करने के लिए देगा ही देगा। ठीक है, तो कनक कनकते सौगुनी, कनक सोना धतूरा, ठीक है, एक का सोना एक का धतूरा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है और 2 बार आए हैं, आवृत्ति 2 बार हो रही है और शब्द मतलब उसका मीनिंग डिफरेंट है, अलग अलग है, सेपरेट है ना। तो ऐसे शब्दों में यमक अलंकार हो जाता है जब क्या है, शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार है ना दोस्तों। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाई बोरात नर या बोराए, तो यहाँ पे यमक अलंकार। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अंतिम भेद की ओर, जो कि है श्लेष अलंकार। क्या है दोस्तों, श्लेष अलंकार क्या होता है, देखो दोस्तों, श्लेष अलंकार में, श्लेष अलंकार इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ठीक है,
जैसे इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हमने देख लिया ना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानस चून। पानी पानी पानी, और यहाँ पे प्रत्येक पानी का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। 3 बार पानी जो है यूज हो रखा है शब्द, और तीनों बार जो है इसका अर्थ अलग अलग है। इसमें एक शब्द अनेक अर्थ होते हैं और इनकी भी अलग अर्थ होते हैं। जैसे रहमत पानी राखी, यहाँ पे पानी जो है विनम्रता को कहा गया है, ठीक है, विनम्रता के लिए कहा गया है। बिन पानी सब सुन, पानी का मतलब यहाँ पे आभा, तेज या चमक जो है इसे पानी कहा गया है, ठीक है। तो शब्द क्या है, अनेक बार आ रखा है और अर्थ भी जो है अनेक अलग अलग अर्थ को दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। आपको एग्जाम्पल याद कर लेने हैं और ये याद कर लेना बस, और कुछ नहीं है। जो मैंने ट्रिक आगे बताई है उसे फॉलो कर लें, आपका एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल सही होगा, 1% भी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी टाइप की जो है ट्रिकी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं चैनल पे। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हो सके तो हम इसकी MCQ वाली वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।